गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं सबका ब्रीफ देखेंगे, जिससे क्या है कि आपके एमसीक्यू जो हैं इजीली कवर हो जाएंगे धीमे धीमे। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू मूव अ न्यू सब्सटेंस। कह रहे जब दो छोटे मोटे सब्सटेंस को जब दो छोटे सब्सटेंस को मिलाया जाता है या दो से ज़्यादा को मिलाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, और ये जो नया सब्सटेंस बनता है ये केमिकल रिएक्शंस के बाद बनता है, तो इसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कह रहे केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले तो आते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ती है। शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द टाइप ऑफ सिम्बल्स। कह रहे क्या क्या होता है इसमें, सिम्बल्स यूज़ करते हैं, फॉर्मूले यूज़ करते हैं, एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेरियस रिएक्टेंट, और रेशियो यूज़ करते हैं रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का इन्वॉल्व। इसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे इस तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है, Zn कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट और कॉपर, तो ये क्या है, यहाँ पे सिम्बल्स यूज़ कर रखे हैं, फॉर्मूले यूज़ कर रखे हैं और रेशियो लगा रखे हैं, तो ये क्या होगा, केमिकल इक्वेशंस होगी। यहाँ से बात कर लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट। कह रहे जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है राइट हैंड साइड पर होने चाहिए। इसे बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे दे रखा हो अगर हमें Mg प्लस में O2 इक्वल टू में बना हमारा MgO। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन के हमारे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और जैसे ही यहाँ पे मैंने 2 लगाया तो यहाँ पे मेरे को 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो अब ये इक्वेशन जो है ना बैलेंस है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। बैलेंसिंग आएगी आपके एग्जाम में। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कितने टाइप्स की केमिकल इक्वेशन होती है। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि दो चीज़ों को क्या करेंगे, या दो कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म। कह रहे कंबाइन होने के बाद एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को और H2O को यहाँ पे कंबाइन करके क्या बना रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुई है इन दोनों सब्सटेंस की। ओके, दूसरा आ जाता है हमारा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन नाम से पता लग रहा है कि एक बड़ा कंपोनेंट होगा जो कि किस में डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे 2 सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा। कह रहा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड। कह रहा है कोई सिंगल कंपाउंड है और टूटने के बाद जब 2 से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बोलते हैं इसे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट दे रखा है और फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, सल्फर डाइऑक्साइड में SO3। ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसका कलर जो होता है ना ग्रीन होता है, ये कई बार MCQ में हमसे पूछता है, और ये क्वेश्चन तो आना ही है कि एक रिएक्शन और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, 2 एग्जांपल पूछता है। बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। कह रहा है वन एटम ऑफ द ग्रुप ऑफ द एटम्स कंबाइंड रिप्लेस बाय द अनदर एटम। कह रहा होता क्या है कि यहाँ पर कि एक एटम जो होता है वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस क्यों कर पाता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है अदर कंपोनेंट से। जैसे कि यहाँ पे बात करें कॉपर सल्फेट था पहले, और यहाँ पे क्या था, आयरन था। जैसी रिएक्शन हुई तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया या फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर जो है अलग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आयरन है या फेरस है ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, और एक एग्जांपल ये भी दे रखा है जिंक सल्फेट और ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ना 2 तरीके से तोड़ा गया है। 3 तरीके की इक्वेशंस होती है डीकम्पोजिशन। पहली होती है थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन। यानी जो रिएक्शन हीट की टर्म पे हो, हीट जिसमें चाहिए हो, उसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। और जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े कंपोनेंट को तोड़ने के लिए उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, और जिसमें हमें सनलाइट की जरूरत पड़े उसे बोलेंगे फोटो डीकम्पोजिशन। कह रहे सिंगल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू द 2 सिंपलर सब्सटेंस अपॉन हीटिंग। कह रहे जब हीट करते हैं किसी बड़े कंपोनेंट को तो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पे बता रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल भी बोल देते हैं, हीट करा तो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO। ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोल देते हैं। ठीक है, क्विकलाइम पूछ लेता है हमसे कि क्विकलाइम का फॉर्मूला बताओ।
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस अपॉन द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे हमें सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट की। जैसे कि वाटर है, तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी दी हाइड्रोजन में टूट गया और ये ऑक्सीजन में। फोटो डिकम्पोजिशन में देख लेते हैं, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू द सिमिलर सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। कह रहे क्या होता है कि एक बड़ा सब्सटेंस होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट में टूट जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड की बात करें यहाँ पे, तो ये किस में कलर टूट गया है, सिल्वर में और क्लोराइड में। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रे कलर है। कलर्स भी पूछते हैं कि किस तरीके का कलर है। एक और देख लेते हैं रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तो आपस में क्या बना देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। और ये रिएक्शन है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से बना है। और एग्जांपल देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के काफ़ी और एग्जांपल्स भी हैं। बर्निंग ऑफ कोल की इक्वेशन पूछी जाती है। बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कोल क्या है, एक तरीके से कार्बन का रूप है, और जैसे ही बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन, करेंगे हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो H2 प्लस O2 जब मिलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, तो इसमें बता रखा है हमें और आगे भी रिएक्शंस होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिसमें हीट इज अब्जॉर्ब्ड, यानी हीट यहाँ पे अब्जॉर्व होती है। ठीक है, कह रहे मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक कह रहे जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सब कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, यानी हीट हमें देनी पड़ती है। ठीक है, जब हम हीट खुद से देंगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। जैसे कि अभी हमने इक्वेशन पढ़ी कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसी हीट दी हमने तो क्या बना हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरी रिएक्शन होती है इसके जस्ट अपोजिट, कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है कि हीट इज रिलीज्ड। हीट रिलीज का मतलब है हीट जो है बाहर निकलेगी, हीट क्या होगी, बाहर। ठीक है, यानी कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मतलब है, नेचुरल गैस कौन सी होती है हमारी, मीथेन, CH4 प्लस में ऑक्सीजन की टर्म में जब ये बर्न होगी तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलेगा और हीट एनर्जी हमें बाहर की तरफ मिलेगी। और यहाँ पर रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखी हुई है कि C6H12O6 जब ग्लूकोज होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, H2O में और एनर्जी में। ये रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है एक्चुअल में। आगे बढ़ते हैं, अब आती है इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि दो कंपोनेंट एक साथ अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। टू रिएक्शन कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस फ्रॉम टू न्यू कंपोनेंट। फिर जब दो एलिमेंट्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि Ag पहले किसके साथ था, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट था, NaCl था, तो Ag पहले किसके साथ चला गया, Cl के साथ, और NaNO3 किसके साथ आ गया, सोडियम आ गया नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब दाने टाइप में बनते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन दैट इज प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन इंक्लूड, और इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। कई बार पूछ लेता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताओ या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जांपल है इसका, ये भी एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। बात करते हैं आगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। डेफिनेशन पूछता है तो वो रिएक्शन होती है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन एटम। और रिडक्शन होता है जस्ट इससे अपोजिट, यहाँ पे गेन हो रहा था ऑक्सीजन का, यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस, और यहाँ पे हाइड्रोजन कौन हो रहा था, गेन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोनों ही रिएक्शन रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे क्या है, कॉपर से जो ऑक्साइड है वो अलग हो रहा है, तो ऊपर क्या होगा, अलग होगा। जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और दोनों ही कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि एक पूरे चैप्टर में आई हैं। तो Mg प्लस में O2 प्लस में, ये एक्चुअल में मैंने बताया था, अभी ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। एक है आयरन को जब वाटर के साथ कंबाइन किया जाता है तो Fe3O4 बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं 340 एटमॉस्फेयर पे तो ये बनता है। कई बार ये क्या करेगा आपसे कि इक्वेशंस दे देगा और ये ब्लैंक करके आपसे पूछेगा कि कंप्लीट करो इसको।
ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। और ये है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ की इक्वेशन। सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट होता है तो यहाँ पे सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन। और ये क्या है, लेड नाइट्रेट वाली, लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, इसको बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स, मतलब ब्राउन कलर की इसमें फ्यूम्स निकलती हैं। अफेक्ट इन एवरीडे लाइफ देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशंस का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहे कोरोजन होता है सबसे पहले, तो कोरोजन होती है, कोरोजन का मतलब है कि जो हमारा कोई भी लोहे का जो सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है कि जब ख़राब होने लगता है, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो इसे बोलते हैं कोरोजन। ये इक्वेशन है कोरोजन की, क्या बन जाता है, कंपोनेंट कौन सा बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, रस्टिंग बोलते हैं इसको। और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स रिजल्टिंग द बैड टेस्ट ऑफ स्वेट। जब हमारा जो खाना होता है जब वो ख़राब होने लग जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। कह रहा मेथड क्या क्या है इसको प्रिवेंट करने के, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, अगर इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, वैक्यूम पैकिंग कर दें या रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। यानी मोस्टली जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के जितने भी पैकेट्स होते हैं उनमें क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ये क्या करते हैं, जो खाना होता है अंदर उसको ख़राब होने से बचाते हैं। और रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ, क्या करते हैं, कई बार जब हम खाना किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो ये खाना हमारा सेफ रहता है। तो ये भी एक तरीके से सेविंग का ऑप्शन है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इनकरेक्ट, कह रहे कि इनमें से ये बतानी है कौन सी रिएक्शन जो है इनकरेक्ट है। कह रहे लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, कह रहे जो लेड जो है रिड्यूस हो रहा है क्या यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास, दूसरी पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, या फिर है लेड ऑक्साइड इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहा है इनकरेक्ट कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये दो ऑप्शन वैसे भी सेम दे रखे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 है, प्लस में एल्यूमिनियम दे रखा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ में क्या है, आयरन जो है डिस्प्लेस हो रहा है। कह रहा है कि किस तरीके की इक्वेशन है ये, रिएक्शन बतानी है कि कौन सा एग्जाम्पल है। तो ये कौन सा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन की जगह कौन आया है, एल्यूमिनियम, और आयरन को जो है अलग कर दिया गया है, तो ये डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। कह रहे हैं आयरन फिलिंग्स के अंदर अगर HCl एसिड मिलाया जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, और कह रहा है कि किस तरीके की रिएक्शन है, ठीक है। देखो जिंक, इससे यहाँ पे ऑक्सीजनेशन, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो किस यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं, तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। AgNO3 प्लस में NaBr, AgBr प्लस में NO3, कह रहे किस तरीके की इक्वेशन है ये। तो ये जो होगी इक्वेशन, ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे, क्योंकि Br किसके साथ आ गया है, इसके साथ, और ये Na जो है NO3 के साथ आ गया है। कितनी बार एलिमेंट जो है डिस्प्लेस हुए हैं, 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेशन, कह रहे रेस्पिरेशन इनमें से कौन सी किस तरीके की इक्वेशन होती है। तो रेस्पिरेशन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बेसिक्स में मैंने बताया भी है, चैप्टर का बेसिक्स जो है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन, कह रहे इंडाइजेशन के लिए कौन सी मेडिसिन जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एंटासिड जो है इस्तेमाल किया जाता है कि इंडाइजेशन, कभी हमें एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो। वाई एडिबल्स कंटेनिंग द ऑयल एंड फैट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, कह रहे कि जो खाने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करी जाती है। कह रहे तो क्यों की जाती है, ताकि हमें टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन से उनको बचाने के लिए, यानी ख़राब होने से उनको बचाने के लिए। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3, कह रहे सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट तो कैसा होगा, बेकिंग सोडा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। AgBr सनलाइट है, Ag प्लस में Br2 है, द इक्वेशन रिजल्ट इन कैसी,
कह रहे ये जो इक्वेशन होती है किसमें यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। मैंने जो समझाया है चैप्टर्स में, चैप्टर का ब्रीफ है उसमें बता भी रखा है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी इक्वेशन यूज होती है, सिल्वर ब्रोमाइड वाली। कह रहे टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड, कह रहे परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर की सोडियम कंपाउंड्स की वजह से, वो इनमें से कौन सा जो है इसको रिड्यूस कर देता है यानी रिमूव करने में हेल्प करता है, तो कौन है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड इन द ग्रेजुएट जिंक। कह रहा कौन सी जो है गैस बाहर निकलती है, तो नॉर्मल सी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है। कैल्शियम ऑक्साइड, थर्ड क्वेश्चन 13 की बात कर लेते हैं। कह रहे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है या रिएक्शन है ये किस तरीके की इक्वेशन है, ठीक है, रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जब दो सब्सटेंस को मिला के हमारा एक प्रोडक्ट बनता है तो हम कौन सी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे C6H12O6 प्लस में 6H2O बन रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। कह रहे ये किस तरीके की रिएक्शन है, तो ये बात करते हैं, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है जिसमें हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारी जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्रेकिंग ऑफ वाटर बाय द इलेक्ट्रोलिसिस एंड डिसोसिएशन, जब वाटर को तोड़ते हैं तो किस में टूटता है, कितने मोल्स में, तो सिंपल सा है, H2O होता है हमारा, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2, ऑक्सीजन कितना होता है, 1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। कह रहे केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये अभी आया था Ag प्लस में Br, और ये किस तरीके की रिएक्शन थी, तो 17 में हमारा जो आ रखा है क्वेश्चन, तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सनलाइट लगा हुआ था तो हमें हीट जो है यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो किस तरीके हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन है और क्या बन रहा है, कॉपर प्लस में H2O बन रहा है, तो कि किस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी हमारी, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, रेडॉक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है और यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हैं, तो क्या हो जाएंगी, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। कह रहे फॉर्मूला बताना है फेरिक ऑक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O किस तरीके और बन रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि ये किस तरीके की रिएक्शंस है, तो किस तरीके की रिएक्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, तो ये हो जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट अवॉल्व होती है, ये क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम बनता है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, क्विक लाइम होता है। ये पूछा जाता है कि कई बार इनके डायरेक्ट फॉर्मूले में पूछ लेते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, MnO2 है प्लस में 4HCl है और MnCl2 है प्लस में H2H2 है, Cl2 है। कह रहे ये किस टाइप की रिएक्शंस है, तो बात कर लेते हैं, ये भी क्या होगी, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और इसमें जो है हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। कह रहे कि लेड क्लोराइड का फॉर्मूला बता दिए, तो कौन सा हो जाएगा, PbCl2 हो जाएगा। 2H2 प्लस में O2 को मिला के वाटर बना दिया गया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो किस तरीके की रिएक्शन है, जाहिर सी बात है दो चीज़ें कंबाइन हो रही तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। Fe प्लस में कॉपर सल्फेट है और क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है, कॉपर को अलग हो रहा है, तो यहाँ पे देखो पहले ये इसके साथ आया और ये यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, 24वें का हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है आयरन ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ क्वेश्चन रिपीटेड है तो कह रहा है कि किस तरीके की रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि अब एल्यूमिनियम किसकी जगह जा रहा है, आयरन की जगह, और आयरन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो किस में हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कह रहा है किस तरह की रिएक्शन है, देखो एक बड़ा सब्सटेंस जो है छोटे छोटे में दो में टूट रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये डीकम्पोजिशन हो जाएगा, डीकम्पोजिशन विद हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्रैनुलर जिंक इज एडेड टू द हाइड्रोक्ले, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे, प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 29, फॉर्मूला फॉर द सोडियम सल्फेट। कह रहा है सोडियम सल्फेट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C, Na2SO4। AgNO3 प्लस में NaCl AgCl किस तरीके की रिएक्शन है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहले भी मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और हो सकता है इस बार भी रिपीटेड हो जाए। विच वन ऑफ द इज रिड्यूस्ड द इक्वेशन, कह रहा है कि किस तरीके से रिड्यूस होगा, तो हमारे पास क्या बनने वाला है यहाँ पर, कौन जो है इसने पूछा है विच वन इज रिड्यूस्ड, कह रहा है इनमें से रिड्यूस कौन सा हुआ है,
तो यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस का मतलब कौन टूटा है, Fe2O3, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। विच वन इज रिड्यूसिंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कह रहे हैं कौन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। रिड्यूस का मतलब फिर दोबारा वही क्वेश्चन सेम रिपीटेड, रिड्यूस तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 32 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन जिंक ऑक्साइड। कह रहे विच गैस इज रिड्यूस टू प्रिवेंट यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है हमारी, नाइट्रोजन गैस। यही वो गैस है जो चिप्स में फिल करी जाती है, ठीक है, पूछ लेता है कई बार हमसे। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, कह रहा है एक्सोथर्मिक का कौन सा एग्जाम्पल होगा हमारे पास, तो क्विक लाइम चेंजेस टू स्लिक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम चेंजेस किसमें होता है, जब स्लिक लाइम में चेंज होता है तो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। AgBr और ये किस तरीके की रिएक्शन है, तो ये दोनों ही टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन भी, एक बड़े सब्सटेंस में से दो छोटे छोटे कंपोनेंट बन रहे हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हीट हमें देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बशन ऑफ नेचुरल गैस, कह रहे जो नेचुरल गैस की कम्बशन होती है वो किस तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो हमें क्या हीट प्रोड्यूस होती है, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। कह रहे फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा है तो कौन सा होगा, C6H12O6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ZNO प्लस में कार्बन दे रखा है और Z किस तरह की रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और इसके साथ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। डैश इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के जितने भी थे MCQ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 2 एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि एसिड होते क्या हैं, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस जितने भी होते हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक एसिड होते हैं, एक क्या होते हैं, बेस होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एसिड क्या होते हैं। कह रहे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ OH प्लस आयंस, कह रहे जितने भी एसिड होते हैं उन पर कौन से आयंस होते हैं, H प्लस आयंस होते हैं। अब इन एसिड्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आ जाते हैं, HNO3 आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, HCl, यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। वीक एसिड्स में आ जाते हैं HCOOH हो गया और CH3COOH हो गया, ये वीक एसिड्स की नेम है। अब बात कर लेते हैं एसिड्स के बारे में कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। जितने भी एसिड होते हैं टेस्ट इन श्योर, यानी स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। ऑल डाइल्यूट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। चेंज ब्लू टू रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स क्या होते हैं एसिड्स के। एक तो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, कह रहे जो एसिड प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, एनिमल्स के द्वारा, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल्स के द्वारा जो होते हैं एसिड प्रिपेयर्ड इन द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, कह रहा है ऐसे मिनरल्स जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, यानी HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इन्हें मिनरल एसिड्स बोल देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, एसिड्स की। तो सबसे पहले रिएक्शन विद द मेटल्स की, यानी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, मेटल एसिड के साथ मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। यानी कभी भी मेटल और एसिड कंबाइंड होते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है रिमूव होती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। कह रहा है कि जब एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब एसिड को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्योंकि जब कार्बोनेट जो होता है वो CO3 होता है, जब ये टूटता है तो CO2 में टूटता है, और वाटर में। कह रहे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तो किस HCl के साथ जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यानी ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सेम इक्वेशन है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपने याद कर लेने हैं, एक एक एग्जांपल्स, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जब एसिड्स को जब मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है। फिर जब मेटल के ऑक्साइड, एक्चुअल में ये भी पूछता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर, ये याद रखना है, ठीक है। एसिड के देखो इसके पीछे बेस लिखा हुआ है ना, एसिड प्लस में जैसे ही कंबाइंड होते हैं क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है।
बात कर लेते हैं बेस की। कह रहा है बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास OH आयंस होते हैं, OH आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल दे रखे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। कई बार बहुत सारे एग्जांपल दे के पूछता है हमसे कि स्ट्रॉन्ग बेस बताइए, वीक बेस बताइए, और वीक बेस में आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेस की। तो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, फील स्लिपरी इन स्किन, जैसे हम टच करते हैं तो हमें सॉफ्ट से दिखाई देते हैं। इनकी जो स्किन होती है काफ़ी स्लिपरी टाइप में होती है, सॉफ्ट टाइप में। सम बेसिस आर वाटर सोल्यूबल, कह रहे कुछ बेस तो ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एंड दीज आर कॉल्ड द एल्कलीज, यानी ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, एल्कली बोल देते हैं। ठीक है, चेंजेस रेड, ये रेड से किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में बात कर लेते हैं। रिएक्शन विद द मेटल्स, कह रहा है रिएक्शन विद, कह रहा है बेस की अगर मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, मेटल और बेस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और रिएक्शन विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस में बेस क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंडिकेटर्स आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे बाइक में हमारा इंडिकेटर होता है ना कि जो डायरेक्शन बताता है हमें कि किस साइड हमें जाना है, उसी तरीके से क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं एसिड है या फिर कोई बेस है। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर जान लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि कैसा कलर होता है इसका, पर्पल डाई कलर होता है। कह रहा है कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन नाम से एक प्लांट से निकाला जाता है, और जो कौन से ब्रांच का होता है, डिवीज़न का होता है, थैलोफाइटा डिवीज़न का। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे नेचुरल मटेरियल्स, नेचुरल के हाइड्रोजन, हाइड्रोगेनिया हो गया, पटानिया हो गया, जर्मेनियम, गिरेनियम हो गया, ये सब कौन से एग्जांपल्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स है। पूछ लेता है कई बार, ये तो पूछता है कि लिटमस का कलर बताओ आप, पर्पल डाई कलर होता है, कहाँ कौन से पौधे से निकाला जाता है, लाइकेन से, और जो लाइकेन का प्लांट होता है वो कौन सा डिवीज़न का प्लांट है, तो थैलोफाइटा डिवीज़न का प्लांट है। बात कर लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें स्वाद में या स्मेल में पता लगते हैं, इनको बोलते हैं ऑनियन। सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं जिन्हें बोलते हैं फिनोल्फैथरीन। अब देख लेते हैं, लिटमस पेपर इंडिकेटर्स हैं, लिटमस कलर इन एसिड, एसिड में कैसा कलर देते हैं, रेड कलर, और एल्कली यानी बेस में कैसा कलर देते हैं, ब्लू कलर। मिथाइल ऑरेंज है, कैसा कलर देता है, पिंकिश कलर देता है, एसिड है। अगर अगर येलो कलर दे रहा है तो क्या क्या होगा, बेस होगा। फिनोल्फैथलीन की बात कर लेते हैं, एसिड के साथ कैसा देता है कलर, कलरलेस, और बेस के साथ क्या कलर देता है, पिंक। बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि अगर कोई वैल्यू है हमारे पास तो ये बताएगा हमें एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। कह रहे स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयंस, यानी ये क्या करता है, हमें हाइड्रोजन आयंस के बारे में बताता है, कंसंट्रेशन बताता है। कह रहा एसिडिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। ये रहा पीएच स्केल, ये पीएच स्केल है, यानी ये वैल्यू यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक जब 7 तक है तो ये सब क्या है, एसिड है। 7 पर रहता है न्यूट्रल, और 7 से ऊपर जैसे हम जाते हैं तो क्या होता है, बेस होता है। कह रहे न्यूट्रल कितने पर रहता है, जैसी वैल्यू कितनी होती है, 7, और बेसिक कितना रहता है, 7 से ऊपर की वैल्यू। कह रहे पीएच का ये भी पूछ लेता है कि पीएच वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया और उसका मीनिंग क्या है। तो पीएच वर्ड जो है ना, जर्मन वर्ड है एक। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, पोटेंस वर्ड होता है, पोटेंस। अब कुछ पीएच वैल्यूज़ देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस की यानी वैल्यू पूछता है कि पीएच बताओ, तो 1.2 होती है। लेमन जूस होता है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो ये पूछता है कि 2.2। और प्योर वाटर का कितना, प्योर वाटर का और ब्लड का कितना होता है, 7.4। प्योर वाटर का 7 होता है एक्चुअल में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है, 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक है ये। ठीक है, यानी हमारी बॉडी जो है किस रेंज में काम करती है, कौन से पीएच रेंज में, 7 से लेकर 7.4 तक। और टूथ डिके पीएच बिलो, अगर हमारा जो टूथ का जो पीएच है वो अगर 5.5 से कम चला जाए तो हमारे जो टूथ हैं वो क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। एसिड भी पढ़ लिया, बेस भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। कह रहा है फॉर्मेशन व न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कह रहा है जब एसिड और बेस को दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को जैसे कंबाइन करा, NaCl बना दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब एक टॉपिक और है, अब मैं बता देता हूँ, ये वाला टॉपिक देखो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो। कह रहे नेचर ऑफ सोर्सेज और एसिडिक,
यानी विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। टमारिन में कौन सा होता है, टार्टिक एसिड होता है। टमाटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और सोर यानी जो कर्ड होता है हमारा, कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। और एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। यानी जो चींटी का डंक होता है और नेटल स्टिंग होता है, नेटल एक टाइप का प्लांट है जिसमें कौन से होते हैं, मेथेनोइक एसिड होते हैं। यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, अगले पे चलते हैं। अभी कुछ कंपोनेंट्स हैं या कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं। कॉमन सॉल्ट है जैसे कौन सा, NaCl। प्रिपरेशन बता रखी, कैसे प्रिपरेशन होती है इसकी, प्रिपरेशन आपने देख लेनी है एक बार। और इसका यूजेस, मेकिंग मैनी केमिकल्स बनाने में और कुकिंग फूड्स में इसका इस्तेमाल होता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बोलते हैं, क्लोरोअल्कली प्रोसेस से बनता है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनता कैसे, ऑन पासिंग थ्रू द कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड को जब सॉल्यूशन में मिलाया जाता है वाटर के साथ और लिक्विड गर्म किया जाता है तो ये बन जाता है। क्या ये इस्तेमाल है इसका, डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, पेपर मेकिंग में इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग मैन्युफैक्चरिंग में और बॉक्साइड प्रिपरेशन में, और इन सब का इस्तेमाल होता है। ये चार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा का भी पता कर लेना आपने। सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट्स में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने में, वॉशिंग क्लॉथ्स में, पेपर पेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ग्लास में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा वही है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसका केमिकल नेम है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। बनता कैसे है ये बता रखा है, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, बेकिंग पाउडर में, मैन्युफैक्चरिंग सोडा में, फायर एक्सटिंग्विशर और एंटासिड मेडिसिन में। ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ही पूछते हैं कई बार कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता दो। पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द स्लेक्ट लाइम, कह रहे हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब क्लोरीन को रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, वाटर बनता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ब्लीचिंग कॉटन्स में, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े ब्लीच करने के लिए। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, कह रहा है कि पानी जब खराब हो जाता है तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी उसको ठीक करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेते हैं, क्या होता है, फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी इसका फॉर्मूला इस तरीके से दे रखा है, कैल्शियम, और यही पूछ लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम 343 या 473 पे जब इसको गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या जिप्सम को जब गर्म करते हैं इतने केल्विन पे तो किस में कन्वर्ट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। फॉर मेकिंग स्टैचूज बनाने में, मॉडल्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में, मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने में, और सेटिंग फ्रैक्चर्ड बॉन्ड्स, कह रहा है बॉन्ड्स को भी करेक्ट करने के लिए भी, सेटिंग करने के लिए भी इनकी इस्तेमाल होता है। तो ये था आपका चैप्टर की ऑब्जेक्टिव एंड टाइप क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एक लिटमस पेपर है जो रेड से क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, अब रेड से ब्लू हो रहा है तो क्या होगा, बेस होगा, और बेस की वैल्यू होती है 7 से लेके 14 तक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस सॉल्यूशन विद द ग्राउंड शेल ऑफ एन एग produce a gas which turns litmus paper to अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन रिएक्टेड विद द ग्राउंड शेल्स ऑफ एन एग प्रोड्यूसेस अ गैस विच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। कह रहे इनमें से कौन सा है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, तो HCl एसिड है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। कह रहे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए 10 ml सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, एंड बिकम्स अ कम्प्लीटली न्यूट्रल 8 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl मिलाया जाता है जब इसमें। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, कह रहा है कि अगर 10 से हम 20 लेंगे तो यहाँ पे जो पहले सॉल्यूशन था 10, अब 20 लिया, अब कितना ले रहे हैं हम, 20 ले रहे हैं, मीन्स दुगना कर रहे हैं। तो अब न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए होगा, हमें दुगना चाहिए होगा। यहाँ पे एक इस तरीके से इक्वेशन ही बना सकते हैं, 20:2 में 8/10, जैसे ही हम इसको काटेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 16 ml आ जाएगा। कह रहे विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कह रहे ट्रीटिंग इंडाइजेशन के लिए कौन सी मेडिसिन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे जरूरत होती है एंटासिड की, एंटासिड। कह रहा है एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो
वैल्यू कौन सी होगी पीएच की वैल्यू होगी <7। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू कितनी होती है 7 पे क्या होता है न्यूट्रल होता है हमारा पीएच स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम ऑफ द Na2CO3.10H2O। कह रहा है कॉमन नेम क्या होगा इसका, होगा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। व्हाट डू डॉक्टर्स यूज टू फिक्स ब्रोकन। कह रहा है कि जो डॉक्टर होता है वो हड्डी को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, सीमेंट का, जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का या सोडा का। तो किसका इस्तेमाल करता है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करता है। डेंटल एनिमल्स कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज़ द नेचर ऑफ। कह रहे जो डेंटल होता है, डेंटल मतलब हमारे दांतों के ऊपर जो एनिमल चढ़ा होता है वो किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, नेचर की बात कर रहे हैं तो कैसा नेचर होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। ठीक है। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट ऑफ क्लीनिंग, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट ऑफ क्लीनिंग टीथ। टीथ को कौन सा होता है इसमें, नेचर ऑफ द टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग टीथ ऊपर वगैरह रहता है, सेम क्वेश्चन है, एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द एनेमल ऑफ द टीथ। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये सेम क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट। कह रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लिक्ड लाइम। स्लिक्ड लाइम और क्विक लाइम में दोनों ही पूछा जाता है। स्लिक्ड लाइम कौन सा क्वेश्चन है, स्लिक्ड लाइम में है अपना ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा ये हो जाएगा क्विक लाइम। ये पूछा जाता है क्विक लाइम का फॉर्मूला बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर इन प्रेजेंट इन जिप्सम। जिप्सम के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो जिप्सम के अंदर होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड अपना पाया जाता है कर्ड में। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है अपना ऑरेंज में, ये याद करके रखने हैं। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है टमारिन में। ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखो रेड से क्या हो रहा है, ब्लू में जा रहा है, तो क्या होगा, बेस होगा। तो बेस होगा तो वैल्यू जो है 7 से ऊपर होनी चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द विच इज यूज टू वाइटनिंग। कह रहा है वाइटनिंग के लिए कौन सा यूज होता है, तो वाइटनिंग के लिए कौन सा यूज होता है अपना H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज 9। कह रहा है पीएच वैल्यू कितनी है 9 है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, वीकली एल्कलाइन होगा, वीकली एल्कलाइन। क्योंकि जैसे ही 7 से स्टार्ट होता है 7 से 14 तक क्या होता है, बेस होते हैं यानी एल्कलाइन होते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग है तो कितना होगा, वीकली एल्कलाइन। ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस, इट्स पीएच वैल्यू प्रॉब्ली कितनी हो जाएगी। कह रहा है ब्लू से किस में जा रहा है, रेड से, ब्लू से किस में जा रहा है, रेड में। तो ये क्या होगा, एसिड होगा, तो एसिड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 4 होनी चाहिए। वट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन पाउडर। कह रहा है क्या होगा कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आयरन की पाउडर डालेंगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आंसर, नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन ऑक्साइड इज फाउंड। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन द विनेगर। नेम द सब्सटेंस विच इज ट्रीटिंग विच क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो कह रहा है इनमें से कौन सा जो है ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है, स्लिक्ड लाइम का इस्तेमाल हम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने हिस्सों में डिवाइड होते हैं। तो एलिमेंट्स को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 3 हिस्सों में। पहले होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं मेटलॉइड्स, तीसरे होते हैं नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि मेटल्स होते क्या हैं एक्चुअल में। तो मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और इन पर आयन चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और चार्ज कौन सा होता है फिर इन पे, नेगेटिव चार्ज। एक होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं, वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। कह रहे शो बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटेलिक। तो एग्जांपल्स कौन से हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, जिनको हम मेटलॉइड्स में काउंट करते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती है, जितने भी मेटल्स होते हैं मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब है कि इनको शीट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है। अगर हमसे पूछे कि मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, गोल्ड है और सिल्वर है। कह रहे दे आर डक्टाइल्स। कह रहे कैसे होते हैं, डक्टाइल्स भी होते हैं, लस्टरस भी होते हैं। यानी डक्टाइल्स का मतलब है कि इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि मोस्ट डक्टाइल कौन सा है तो गोल्ड हो जाएगा।
आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कह रहा है कि इसमें से हीट जो है इजीली पास हो जाती है। हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कह रहा है स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी अच्छी खासी होती है। हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर एजुअली हाई, कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कह जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। ये पूछा जाता है कि ऐसे मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो क्या हो जाएगा, मरकरी। वन वर्ड में आपका आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर एक एक करके सबको देखेंगे, मेटलॉइड्स को भी नॉन मेटल्स को भी। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पर, कह रहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कह रहे जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर, बेसिक लिखा हुआ है इसके पीछे। रिएक्शन विद वाटर, जब मेटल्स को वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। मेटल को जब ऑक्साइड्स के साथ जब दोबारा वाटर के साथ कंबाइन कर देते हैं क्या बना देते हैं, मेटलिक हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, कह रहे हैं मेटल और डाइल्यूट एसिड जब कंबाइन करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनते हैं और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल्स, कह रहे हैं मेटल्स के साथ दूसरे मेटल के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, कंबाइन उनके बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी जो है अलग हो जाएगा। इनके एक एक एग्जाम्पल आपने कर लेने हैं। अब बात करते हैं जो मेटल्स होते हैं ये निकाले कहाँ से जाते हैं, एक्सट्रैक्शन कहाँ से होती है इनकी, फिर इनको कैसे प्योरीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले ये बात है कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स, यानी इनको कहाँ से निकाला जाता है, ऑर्स में से। अब अलग अलग मेटल्स को निकालने की अलग अलग प्रॉपर्टी है। मेटल्स ऑफ हाई कंडक्ट रिएक्टिविटी, कह रहे हैं ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से मोल्टन ऑर्स में, और फिर कन्वर्ट करा जाता है इसको प्योर में। यानी और दूसरे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी मीडियम टाइप की होती है उनको दो तरीके से निकाला जाता है। कौन से और होते हैं, एक कार्बोनेट्स वाले होते हैं, एक होते हैं सल्फाइड ऑर्स, ठीक है। इसमें भी दो प्रोसेस जो आती है, एक कैल्किनेशन हो जाती है, रोस्टिंग हो जाती है। दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, कैल्किनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होती है। यहाँ पे फिर जैसे यहाँ से प्योरीफाई करते हैं तो बनता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, फिर इनकी रिडक्शन होती है, फिर ये किस में कन्वर्ट होते हैं, प्योरीफाई मेटल्स में। एक तरीका और भी है, मेटल्स ऐसे जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, यानी उनमें कौन होते हैं, सल्फाइड ऑर्स होते हैं। कौन से प्रोसेस से इनको अलग किया जाता है, रोस्टिंग से, फिर मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इनकी होती है रिफाइनिंग। तो ये है एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, ये आपको टेबल है जो है याद होनी चाहिए। अब पूछता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बता दो कि हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो सिल्वर है और कॉपर है। तभी जो है कॉपर की जो है वायर्स बनाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जिन एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10, आर्गन का 18, ये आपको याद होनी चाहिए। पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन 1 मार्क्स में पूछ लेगा आपसे। ये और भी मेटल्स हैं, सोडियम है, बट मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम और कैल्शियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद कर लेनी है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जिनको हमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जिनके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है। बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो आयोडीन इज़ द नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस, कह रहा है कि लगभग जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन नॉन लस्ट्रस का मतलब है चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन जो है ऐसा नॉन मेटल है जो कि कैसा होता है, चमकदार टाइप का होता है। ये पूछ सकता है वन वर्ड में। कार्बन इज़ नॉन मेटल दैट कैन बी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, कह रहा है कि कार्बन जो होता है अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। अब ये पूछ सकता है कि कार्बन के एलोट्रॉप कौन कौन से हैं, तो बता देते हैं ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। डायमंड भी एक तरीके से कार्बन का एलोट्रॉप है। एल्कली मेटल्स की बात करें तो कौन कौन से मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर द सॉफ्ट, कह रहा है ऐसे मेटल्स के नाम हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि ऐसे मेटल्स के नाम बताइए जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो कौन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ठीक है। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, कह रहा है कि इनकी डेंसिटी भी कम होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आता है कंसेप्ट आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होते हैं कि हमने पता ही है कोरोजन क्या होता है, जब मेटल जो है धीमे धीमे जब खराब होने लग जाता है, किसके इफेक्ट से, एयर से, वाटर से और एनी अदर सब्सटेंस से, तो क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। मेथड ऑफ प्रिवेंट, इनको बचा कैसे सकते हैं, तो बचाने का तरीका पेंटिंग करके
या फिर ग्रीसिंग करके, प्लास्टिक कोटिंग करके, क्रोमियम पेंटिंग करके, या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन में किसकी परत चढ़ाते हैं, तो जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक और एलॉइंग करके। अब बात कर लेते हैं ये हमारे नॉन मेटल्स देख लेते हैं। नॉन मेटल्स की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि दे आर सॉलिड, कह रहे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और गैस की फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा होता है, लिक्विड होता है। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ब्रिटल होते हैं, इजीली टूट जाते हैं, दे ब्रेक डाउन व्हेन दे हैमर, जब भी इन पर हैमर चलाया जाता है तो इजीली जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल आर बैड, कह रहे ग्रेफाइट को छोड़ के जब कि सब कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी उनमें करंट जो है पास नहीं होता है। यानी जो ग्रेफाइट होती है, जो हमारी पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट लगा होता है और वो इजीली जो है करंट को पास कर देती है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बेलिंग पॉइंट्स होते हैं, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। नॉन मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बन जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम में जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, मेड अप विथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से बने होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आराम से करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, इनके हाई होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है आयनिक कंपाउंड्स की। कह रहे कंपाउंडेड आर फॉर्मली बाय द गिविंग एंड टेक ऑफ द एलिमेंट्स। कह रहे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन कंफर्मेशन करेंगे तो कितना बनेगा 281। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपना 1 डोनेट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 1। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होती है 287। पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरे में रहेगा हमारे पास 7। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से गेन करता है तो इसका जो ऑक्टेट होता है वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं। यही पूछा जाता है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन और क्लोरीन की भी कैसे कंबाइंड होते हैं, MgCl2 से बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट पे, एक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कह रहा है कि कौन सा मेटल कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, इसके बारे में ही पूछा जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज बोल सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कौन है, पोटेशियम है, फिर कौन है, सोडियम है, फिर कौन है, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्ड इतने याद कर लेने, पहले KNCM है, ठीक है, ZnFV इतने याद कर लेते हैं 3, ठीक है। इसके बाद आपने ये याद कर लेना है, यानी गोल्ड जो है सबसे रिएक्टिविटी सीरीज सबसे लेस रिएक्टिव होता है, मीडियम रिएक्टिविटी, और टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या करती है, डिक्रीज करती है। यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है तो पोटेशियम है। कई बार एग्जांपल दे देता है, मैं 2-3 एग्जांपल दे देगा, जैसे MgAl दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, जिंक दे दिया, पूछेगा हमसे कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, तो मोस्ट रिएक्टिव इनमें कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, रोस्टिंग और कैल्किनेशन क्या होती है, और एनोडाइजिंग क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ से अल्सर नॉन मेटल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, इन नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो यहाँ पर पूछा है हमसे कि ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि हमारे लिए, ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एग्जांपल देना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जिंक ऑक्साइड होता है और एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स होते हैं। कह रहे मेटल्स कैन बी बिटन इनटू फॉर्म ऑफ द शीट्स, यानी मेटल को अगर शीट्स में कन्वर्ट करा जाए तो क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। कह रहे इस रिएक्शन का नाम बताना है, Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम। कह रहे किस तरीके की रिएक्शंस है। कह रहे आयरन ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो कौन सी रिएक्शन बनती है, हमारी थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेटल इज कोटेड इन अनदर मेटल इन प्रोसेस ऑफ द गैल्वेनाइजेशन। कह रहे गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर। ठीक है,
विच मेटल इज कट बाय नाइफ इजीली, कह रहा है कौन सा मेटल है जिसको हम नाइफ से यानी चाकू से आराम से काट सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम और एक होता है पोटेशियम, के से डिनोट करते हैं जिसको। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, कह रहा है लेड एंड टिन का जो एलॉय होता है, जिसको लेड और टिन मिलाने से जो एलॉय बनता है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, तो यह हो जाएगा हमारे पास सोल्डर। यहाँ पे आपको ब्रास और ब्रोंज का भी एलॉय पता करके रखना है कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेटल इज केप्ट इमर्ज इन द कैरोसिन ऑयल, कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम मेटल एक ऐसा है जिसको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कह रहे मेटल का नाम बताना है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो कौन सा मेटल हो जाएगा हमारा, मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये मरकरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ग्रीन कलर्ड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द कॉपर मेटल, कह रहा है कॉपर के मेटल के ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है लेफ्ट इन द ओपन इन द, जब इसको ओपनली छोड़ दिया जाता है तो कौन सा इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है बनता है उस टाइम पे, तो ये बनता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, नॉन मेटल का नाम बताना है जो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, तो आंसर आ जाएगा हमारा ब्रोमीन, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन्स मरकरी, कह रहा है कि कौन सा अलॉय है जिसके अंदर मरकरी पाया जाता है, तो मरकरी किसके अंदर पाया जाता है, जिंक अमलगम के अंदर, यानी जिंक और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अमलगम कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है किसकी, एल्यूमिनियम की, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताने के लिए हमें सबसे पहले एल्यूमिनियम का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 13, तो जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आ जाएगा 2, 8 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, कह रहा है ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जो है हमें किस में पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में, तो कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मेटल विच इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे मेटल का नाम बताना है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिल्वर, सिल्वर थोड़ा महंगा हो जाता है इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैसे जो बेस्ट कंडक्टर जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, कॉपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर कोरोजन ऑफ मेटल, कह रहे मेटल का कोरोजन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है जो कि होनी चाहिए, तो रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, मॉइस्चर, एयर्स और ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, यानी चारों एग्जाम्पल वैलिड है। एंड एलोट्रॉप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कह रहे जो एलोट्रॉप्स होते हैं ऐसा कौन सा एलोट्रॉप्स है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। एक्वारीजिया की बात कर लेते हैं। एक्वारीजिया क्या होता है, एक्वारीजिया क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है दो सब्सटेंस का, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एक नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहे सिनेबार इज एन और ऑफ द विच ऑफ द मेटल, कह रहे जो सिनेबार होता है वो किसका और होता है, यानी सिनेबार जो है हमें किस में से निकाला जाता है, तो सिनेबार से हमें क्या निकालता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, मरकरी निकाला जाता है सिनेबार से। फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला पूछा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, आयरन ऑक्साइड और X2 यानी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछिए फास्फोरस की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर बताना चाहिए कितना होता है 15, तो हो जाएगा हमारा 2, 8, 16, पहले शेल में 2, फिर उससे अगले में 8, फिर उससे अगले में कितने हो जाएंगे 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है हमसे पोटेशियम का, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 19 होता है, तो देख लेते हैं 90 कहाँ पर बनना है, तो 2881 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नॉन मेटल दैट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स ड्राई सेल, कह रहा है ड्राई सेल में किसका इस्तेमाल होता है, ड्राई सेल में किसका इस्तेमाल होता है, कार्बन का, एक कार्बन की रॉड होती है ड्राई सेल के अंदर ब्लैक कलर की, देखा होगा आपने अगर आपने सेल्स देखे हो तो। कह रहा है मेटल विच इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसे मेटल का नाम बताना है जो पुअर कंडक्टर क्या होता है, हीट होता है, तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, पीबी, लेड हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सूटेबल फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ आयरन फ्राइंग फ्रॉम रस्टिंग, कह रहा है कि कौन से मेथड्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं बचाने के लिए किसी रस्टिंग से किसी भी सब्सटेंस को, तो अप्लाई ग्रीस कर सकते हैं, अप्लाई पेंट भी कर सकते हैं, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक भी कर सकते हैं जिसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा यहाँ पर। कह रहा है एन एलिमेंट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड्स विच आ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड्स इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर,
कह रहा है ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बनाता है, कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम। तो ये थे आपके MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर 3 के। ओके, तो अब हम लास्ट चैप्टर देखेंगे केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहले देख लेते हैं MCQs के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कार्बन एंड कंपाउंड्स होते क्या हैं। कह रहा टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स इन कार्बन। ठीक है, तो जो कार्बन और कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एलिमेंट फॉर्म कार्बन। कह रहे हैं जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 तरीके से जो है कार्बन जो है कंबाइन करता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। कह रहा है जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, लो होता है। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर जान लेते हैं कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, कैटेनेशन। कह रहे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। कह रहे सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कि कार्बन से कंबाइन करके बहुत सारी लंबी चेन्स बनाता है, जिससे क्या है काफ़ी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स बनते हैं। टेट्रा वैलेंसी का मतलब है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। सिंस कार्बन हैव अ वैलेंसी 4, कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, जिस वजह से ये क्या करता है, अदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर क्या बना देता है, बॉन्डिंग बनाता है और अलग अलग कंपोनेंट्स बनाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ये ट्रिपल कोवेलेंट। सिंगल में एग्जांपल दे रखा है किसका, H2 मॉलिक्यूल्स का, ये इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स हैं। डबल में दिखा रखा है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड में जो बता रखा है वो नाइट्रोजन से मॉलिक्यूल बना रखे हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल दीजिए, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन सैचुरेशन। सैचुरेशन पे कितने होते हैं, एक होते हैं सैचुरेशन कार्बन कंपाउंड्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। तो कार्बन कंपाउंड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, कह रहे जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें बोलते हैं एल्केन्स, और ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। मैं बताऊँगा एल्केन्स क्या होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड नॉन एज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कह रहे जिन पर डबल बॉन्ड होता है उन्हें बोलते हैं एल्कीन्स, और जिन पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें बोलते हैं एल्काइंस। ठीक है, देखो पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसके एग्जांपल्स है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इधर हो गया एग्जांपल एथीन हो गया, इथाइन हो गया, प्रोपीन हो गया, प्रोपाइन हो गया। नेम पहले कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। एल्केन्स, एल्केन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2। ये जो इस पहला होते हैं एल्केन्स होते हैं में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्केलेटन सिस्टम। कह रहे एक तो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं जो कि स्ट्रेट चेन बनाते हैं, एक होते हैं ब्रांच्ड जिसमें ब्रांच चेनें बनती हैं, एक होती है क्लोज्ड रिंग जिसमें रिंग बनता है। ठीक है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। Cl है किसी कंपोनेंट में, Br है तो हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरो पढ़ेंगे, ब्रोमो पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, OH है तो क्या पढ़ेंगे, OH सिंबल होगा OH, और पढ़ेंगे कैसे, ओल की साउंड में। एल्डिहाइड है, क्या है, CHO है, तो CHO साउंड कैसी आएगी, अल की साउंड आएगी। कीटोन है तो CO लिखेंगे और इसकी जो साउंड आएगी वो कैसी आएगी, ऑन की। कार्बोक्सिलिक है, COOH होता है और साउंड कैसी देता है, ऑइक की साउंड देता है। कई बार हमसे पूछ लेता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, पिछली बार पूछा गया था 2023 में, बेंजीन का स्ट्रक्चर और इसका फॉर्मूला। तो हमें ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कई बार हमसे पूछ लेता है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन बताओ, साइक्लोहेक्सेन, तो हमें इस तरीके का फिगर जो है याद रखना है। बात कर लेते हैं आगे कार्बन एलोट्रॉप्स के बारे में। कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, और एक होता है बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन में ये पूछ लेता है कि कितने कार्बन्स होते हैं, तो कितने कार्बन्स होते हैं, 60 कार्बन्स होते हैं। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल। ग्रेफाइट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, जो कि नॉन मेटल है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। आगे बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कह रहे कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की उनके बारे में आज सबसे पहले आता है कंबशन। कह रहा बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि जब कार्बन कंपाउंड जब बर्न करते हैं तो ये क्या देते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं और क्या देते हैं, हीट एंड लाइट देते हैं।
जैसे कि यहाँ पे CH3C2H O5 को OH को जब हमने बर्न करा तो हमारे पास क्या बना, CO2H2 और हीट एंड लाइट। ये एक्चुअल में किसका है, इथेनॉल का फॉर्मूला, इथेनॉल। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एडिशन रिएक्शंस। कह रहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव द सैचुरेटेड। कह रहे यहाँ पे क्या होता है, अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्जन होती है, सैचुरेटेड में। यानी डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और कैटलिस्ट कौन सा था, निकल था, और कैटलिस्ट तो इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, डिफाइन एडिशन रिएक्शन। फिर बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन इज एडेड टू द स्टार्टिंग मटेरियल बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब कोई कंपोनेंट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये है यहाँ पे हमारा इथेनॉल है, मोस्टली इथेनॉल के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवानी है इथेनॉल की तो क्या, पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होना चाहिए। इसके साथ में रिएक्शन होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉइक में। ठीक है, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे यहाँ पर कि वो रिएक्शन लिखिए जिससे आपको इथेनॉल से डायरेक्ट किस में जा सकते हैं, इथेनॉइक एसिड में। ठीक है, तीसरी रिएक्शन जो आती है वो आपकी आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन और कंबशन। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन रिप्लेसेस बाय सम अदर एलिमेंट्स। कह रहे कुछ हाइड्रोकार्बन्स एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मीथेन दे रखा है, क्लोरीन के साथ जैसे कंबाइन करवाया सल्फाइड की फॉर्म में तो क्या बना दिया, क्लोरोमीथेन बनाती है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारे पास अलग हो गई, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी किसी की जगह पे किसी और चीज़ को रख देना। बात कर लेते हैं इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल की रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, मैंने बताया इथेनॉल और एक इथेनॉइक एसिड, यानी CH3CH2OH कंबाइंड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ओके, इथेनॉल ये यहाँ पे होता है CH3COOH। ठीक है, इनकी रिएक्शंस पूछेगा कि रिएक्शन विद सोडियम बताओ। इथेनॉल की रिएक्शन अगर सोडियम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, याद रखनी है। और डिहाइड्रेशन करेंगे अगर इसकी, तो डिहाइड्रेशन में क्या है, H2SO की फॉर्म प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे इथेन, और साथ में वाटर निकलेगा। बात कर लेते हैं इथेनॉइक एसिड की। ये पूछा जाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बताओ भाई, डायरेक्ट। या फिर पूछेगा जब इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, इथाइल एथोइनेट, एस्टर्स बना देते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, स्वीटिंग एजेंट्स होते हैं जिससे हमें स्मेल्स वगैरह मिलती हैं, स्वीट जो फ्लेवर्स होते हैं। दूसरा आएगा स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन लिखिए। स्पॉनिफिकेशन वही शॉप की, तो एस्टर्स जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस करते हैं तो सोडियम एसिटेट बना देते हैं और यही अल्कोहल बन जाता है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाएगा तो किस तरीके से, ये रिएक्शंस आपने याद रखनी है। रिएक्शन विद द बेस, ये भी रिएक्शन आपने याद रखनी है। यानी इथेनॉइक एसिड की ये रिएक्शंस तो आएंगी हम मान के चले आप। ये जो लास्ट की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कई बार पूछ लेता है ऑक्सीडेशन में कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाएंगे तो क्या मिलने वाला है, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट एंड लाइट। यानी जब भी कार्बन कंपाउंड्स के हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें हीट एंड लाइट तो मिलता ही मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्ड वाली, ये आपने याद कर लेनी है। ठीक है, यहाँ बोल सकता है, कई बार बोलेगा कि इथेनॉल का आप ऑक्सीडेशन करिए तो क्या बनना है। ये कुछ कंपोनेंट्स के नाम हैं, ये नाम पूछे जा सकते हैं आपको, कंपोनेंट के नाम देके किस तरीके से इसको बोलेंगे। देखो मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 कार्बन 3 होते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रॉप। मैं यहाँ समझा देता हूँ, कार्बन 1, कार्बन 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 है तो मिथ पढ़ेंगे, 2 है तो इथ पढ़ेंगे, और 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पैंट, 6 है तो हेक्स पढ़ेंगे, 7 है तो हेप पढ़ेंगे, और ये है तो ऑक्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है किस तरीके से किसको पढ़ा जाएगा। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, इसमें बात करते हैं ब्रोमो, कार्बन कितने 1 2 3, तो क्या पढ़ेंगे ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि कार्बन 3 होते हैं तो प्रोपेन। OH है तो साउंड कैसी आएगी, ऑल की आएगी, तो यहाँ पे इसको नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। यहाँ पे भी प्रोपेनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड का ग्रुप है। मैंने बताया था ऊपर साउंड क्या होती है।
यहाँ पे CO ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। कार्बन सब में 3 है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि COOH ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ईन की साउंड आएगी, ठीक है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन की साउंड आएगी। सिंगल बॉन्ड होता है तो इन की साउंड आती है, डबल बॉन्ड होता है तो इन की साउंड आती है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन की साउंड आती है। ये याद रखनी है, तभी बना पाओगे आप इसके नेम। नेक्स्ट, ओके, ये हो गया आपका चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स, इतना ही आएगा आपका। ओके, थैंक यू। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। इससे पहले थोड़ी सी नॉलेज और ले लेते हैं, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, ये जब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं तो प्रीफिक्स के लगाते हैं। 1 कार्बन एटम होता है तो मेथ लगता है, 2 होता है तो एथ लगाएंगे, कार्बन 3 होते हैं तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, और 5 होंगे तो पैंट, और 6 होंगे तो हेग्स, और 7 होंगे तो हैप्ट, और 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, और डेक तो ये। इसके बाद बात करते हैं हेलो एल्केन्स अगर लगे हुए हैं तो क्लोरो बोलेंगे, Cl लगा है तो, और ब्रोमो बोलेंगे, Br लगा है तो, ठीक है। अल्कोहल की बात कर लेते हैं, OL साउंड है, अल साउंड है, एल्डिहाइड है तो CHO जुड़ा होगा हमारे पास, और ऑन ग्रुप है तो ऑन, कार्बोक्सिलिक है तो ओइक साउंड आता है, सफिक्स यानी एल्कीन्स है तो इन आएगा, और अल्काइंस है तो आइन आएगा। यानी जो एल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। ओके, तो बात कर लेते हैं अब MCQ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसने पूछा है जनरल फॉर्मूला बताना है किसका, एल्काइंस का। तो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा CnH2n-2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रोपेन है तो कार्बन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कार्बन कितने होने चाहिए, 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन पूछा है तो पेंटेन है तो कार्बन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 5 होगी, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें C5 दे रखा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम बतानी है, तो कार्बन एटम्स की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड, कह रहे हैं विनेगार के अंदर एसिटिक एसिड कितनी मात्रा में होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज जो होती है वो 4 से 6% होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द प्योर एथेनोइक एसिड, कह रहे हैं एथेनोइक एसिड का प्योर नेम क्या होता है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ब्यूटेन पूछा है, ब्यूटेन का फॉर्मूला, तो कार्बन कितने होंगे भाई, 4 होंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C। विच एलिमेंट हैज़ द एबिलिटी टू बॉन्ड बाय कैटिनेशन, कह रहा है किसकी एबिलिटी होती है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। यहाँ पे कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बताने हैं किसके अंदर, इथेन के अंदर। तो इथेन में कार्बन, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कार्बन का फॉर्मूला कितना होगा, तो इस इथेन का फॉर्मूला बनेगा C2H6। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड बना के दिखाऊँ आपको तो C बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पे एक अच्छा आएगा, यहाँ पर तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बॉन्ड कितने बने हैं कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हुज स्ट्रक्चर इज दिस, कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर किसका है, तो ये स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर पूछा जाएगा आपसे, कह रहे फंक्शनल ग्रुप बताना है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, जो सफिक्स होता है हमारा वो आता है अल, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पर। कह रहा है डिफरेंस इन द सक्सेसिव कंपाउंड, कह रहे हैं 2 कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो CH2 का डिफरेंस होता है, याद रखना है हमें। यहाँ पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ एथेनोइक एसिड इज इन द ग्लेशियल एसिटिक, कह रहा है ग्लेशियल एसिटिक के अंदर एथेनोइक एसिड की परसेंटेज कितनी होती है, तो 100% होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द इथीन, इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, इन वाला है तो फार्मूला बनेगा CnH2n वाला, बेसिक फार्मूला जो है। इथे तो कार्बन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, तो जस्ट डबल होगा, C2H4 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ब्यूटेनॉन में पूछा है फंक्शनल ग्रुप, कह रहे ब्यूटेनॉन में ऑन आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, कीटोन, ऑन की साउंड आती है इसमें। चूज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कह रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड आप बता दीजिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज टर्निंग ब्लैक, कह रहा है कि जब हम खाना बनाते हैं तो जो बर्तन होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, किस वजह से हो जाता है, द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, इस वजह से, क्योंकि जो हमारा जो फ्यूल होता है वो अच्छे तरीके से बर्न नहीं कर रहा होता है।
नेक्स्ट की बात करते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला पूछा है। बेंजीन का फॉर्मूला हमारे पास कितना हो जाएगा, C6H6। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है इथेन का। तो इथेन है तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, अभी आया था इस तरीके से, तो दोबारा बना देते हैं, कितने होते हैं 7। यहाँ पे बनाता हूँ C के H। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो जाएंगे हमारे पास ये बॉन्ड, ठीक है, 7 कोवेलेंट। कह रहे विच गैस इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ ऑयल। कह रहे जब कंबशन होती है किसी भी चीज़ की तो कौन सी गैस प्रोड्यूस नहीं होती, प्रोड्यूस का बोला है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसने पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है प्रोपेन का। कह रहे कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर C यहाँ पे H ओके, ठीक है। अब देखो बॉन्ड बताता हूँ कितने बने हैं यहाँ पर हमारे पास, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोपेनल बोल रहा है, कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप बताना है, प्रोपेनल है, अल की साउंड आ रही है तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C एल्डिहाइड, ठीक है। कह रहा है मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कह रहा है CNG के अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है, तो CNG के अंदर कौन सी होती है हमारी, तो होगा हमारा यहाँ पर मीथेन। सफिक्स यूज फॉर कीटोन, कह रहे कीटोन के लिए सफिक्स कौन सा होता है, तो ऑन यूज करते हैं, ऑन साउंड जो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ विच फॉलोइंग कंपाउंड्स इथेनॉल। कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें विनेगर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो कौन सा हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट सफिक्स इज अटैच्ड टू द नेम ऑफ द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर सफिक्स कौन से होते हैं, तो एल्डिहाइड के अंदर आता है सफिक्स अल। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉर्मूला सक्सेसिव होमोलोगस सीरीज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बताना है, प्रोप है तो कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो देख लेते हैं कौन सा होगा यहाँ पर, जो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि प्रोपेनॉल, तो कार्बन यहाँ पर 2 है, ये रॉन्ग हो गया, तो कार्बन 4 है, ब्यूट हो जाएगा, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो ये प्रोपेनॉल। ओके, यहाँ पे ऑप्शन जो है ना हमारा रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि कार्बन हमारे पास कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इथ है तो कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, क्योंकि कार्बन इथ है, ठीक है, कार्बन 2 है। विच इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंप्यूटराइज्ड नेचुरल गैस। कह रहे कौन सा होता है, अभी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कौन सा हो जाएगा, मीथेन आ जाएगा इसमें। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोन कैटेनेशन। सेम क्वेश्चन रिपीटेड था पहले भी, तो कौन सा हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब देखो अनसैचुरेटेड पूछा है, तो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो फॉर्मेशन चेक करेंगे, यहाँ पे +2 वाला फॉर्मेशन आ रहा है, यानी 2 × 2 है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा, तो अनसैचुरेटेड पूछा है इसने, हमारा ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा 30 के, अगर मैं करके देखूँ 3, अच्छा हाँ ओके, ऑप्शन नंबर B बन जाएगा। कैसे बना, यहाँ पे फॉर्मूला चेक करेंगे, तो फॉर्मूला बन रहा है हमारा ये वाला CnH2n-2, ओके, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा एल्काइंस का, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला पूछा है इसने, कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा C6H12, ओके। इसी के साथ MCQ खत्म होते हैं, और ये जो टेबल है आपको लर्न कर लेनी है एक बार, देखो ये टेबल आप लर्न करके जाएंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से ये वाली सफिक्स वाली है, ठीक है, और ये फॉर्मूले जो लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।